चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी का रिलेशन एक बहुत ही नाजुक और बहुत नज़दीक का रिश्ता होता है। आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिम्मेदारी लेते हैं और पब्लिक को फेस करते हैं। गवर्नर रूल के अंदर वो जो एक ऑब्जर्व करने वाला है लेवल, वो नहीं रहता। जैसे पहले था कि बहुत सारे कलेक्टर्स, आपने शायद डिप्टी कमिश्नर्स बहुत पुराने घर में ही बैठे रहते थे और बड़ी आराम से 12 बजे तो दफ्तर गए, 2 घंटे फाइल देखी, दस्तखत करे और चलते बने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं हूं अमित गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका 1 to 1 प्रोग्राम में। ये वो प्रोग्राम है जहां पर हम आपको किसी ना किसी पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जवाब जो हैं वो आपको संतुष्ट कर पाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बात करने के लिए, वो 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू रह चुके हैं और एज एन आईएएस जब वो कार्यरत थे उस समय वो चीफ सेक्रेटरी के पद तक भी पहुंचे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बलवंत राय कुंदल जी की। सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। तो बलवंत राय कुंदल जी का जन्म जम्मू के आरएस पुरा में हुआ 1949 में और इनसे कुछ आज हम सवाल करेंगे और ये सभी यूथ के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी से जुड़े भी कुछ सवाल इनसे आज करने वाले हैं। तो सर, हमारा जो पहला सवाल आपसे है आज वो ये है कि आप जब चीफ सेक्रेटरी नियुक्त थे उस समय आपकी जो टेन्योर थी उसके बस कुछ ही महीने जो थे वो बाकी थे, लेकिन आपने उससे पहले ही रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो क्या था? 2 चीज़ें आपको पहले क्लियर करता हूँ। पहली बात, मुझे बड़ी खुशी हुई पहली बार कि कहीं पर मेरा फर्स्ट नेम किसी ने लिया है। लोग मुझे, अगर आप किसी को बताओगे ना कि हाँ बलवंत राय कुंडल से बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई नहीं समझ सकेगा किससे बात हो रही है। मैं पॉपुलरली BR कुंडल के नाम से ही जाना जाता हूँ। और यहाँ तक कि जब मैंने इलेक्शन लड़ी तो वहाँ पर भी मैंने अपना पूरा नाम लिखा, तो लेकिन वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने कहा सर आप इसको अपने पूरे नाम को काट दीजिए, आपको कोई नहीं जानता, आप इसको BR कुंडल के नाम पर लिखिए। जब मैं मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल था तो वहाँ पर भी फुल नेम लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आपको जब वो नॉमिनेशन फार्म भरना पड़ता है, तो मैंने वहाँ भी पूरा नाम लिखा। लेकिन जो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे, जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे, उसने भी कहा कि सर आप इसको काट दीजिए, आप इसमें अपना BR कुंडल ही लिखिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ आपका नाम जो है वो उसी से चलता रहा है। और आप हैरान हो जाएंगे कि मेरी जो इसी ज़माने में अकाउंटेंट जनरल सैलरी स्लिप भेजा करते थे, उससे हम लोग ट्रेजरी से तनख्वाह निकालते थे, उसमें मेरा नाम जो है वो BR कुंडल के ही चला करता था। तो ये से सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्या, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कई बार जब मुझे खुद अपना नाम पूरा आता है, तो मैं सोचता हूँ यार किसकी बात हो रही है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे वो अच्छा लगा। मैंने भी आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी, क्योंकि ये व्यूअर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ जी। दूसरी बात, मेरे चंद महीने नहीं थे, क्योंकि शायद मन में ये बात उठती हो कि शायद लालच था तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और उधर आ गए। मेरे पास 1 साल का वक्त था, तकरीबन 1 साल का वक्त था, और चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए और उसका जो टेन्योर रहता है वो तकरीबन 2 साल का ही रहता है, उससे ज़्यादा मौका मिलता नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी टेन्योर ही फिक्स कर दी है 2 साल की। हालांकि चीफ सेक्रेटरी की टेन्योर 2 साल की फिक्स नहीं, उसके ऊपर कई बातें चली, होनी चाहिए बट नहीं हुई। तो 1-2 साल का मौका जो है वो मिलता है। और शायद आपको याद होगा, जब देखा होगा कि जब मैं पहली बार चीफ सेक्रेटरी बन के जम्मू आया था जी, तो उस वक्त शायद मैं नहीं जानता आपको मौका मिला देखने का या नहीं मिला, तो जो मेरी रिसेप्शन हुई वो अनपैरेलल है हिस्ट्री में, ब्यूरोक्रेसी की हिस्ट्री में। हज़ारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में, और गाड़ियों का काफिला, आपको क्या बताएं, आप कहेंगे एग्जैजरेशन हो रही है, कुछ कई जगहों पे इसकी फोटोग्राफी हुई थी। वो उसकी टेल जो थी वो सतवारी में थी और जो हेड था मेरे घर में था। और पब्लिकली उस वक्त आपके जो कुलीग्स हैं इस जो कि सारे मीडिया के साथ जुड़े हैं,
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट है, तो मेरा नाम भी उन्होंने ही डाल दिया था, पीपल्स चीफ सेक्रेटरी। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस वक्त इतनी ज़्यादा रिसेप्शन हो और इस तरीके का पब्लिक का रिस्पांस और इस तरीके का मीडिया आपको नाम दे रहा हो, तो कौन चाहेगा आप उसको छोड़ देना एक साल पहले, जबकि आपका ये ख्वाब होता है। जैसे आपने शुरू किया कि 1972 में हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो तब ये ख्वाहिश थी कि साहब हम कभी रिटायर होंगे तो चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर होंगे। इवन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं रिटायर होऊंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी रिटायर होऊंगा दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर आप एक सेक्रेटरी हैं 50 के बीच में, लेकिन स्टेट के अंदर आप अकेले चीफ सेक्रेटरी हैं, एक हैं आप, तो इसलिए आपकी वो रिकग्निशन होती है। हालात कुछ ऐसे बने, कुछ समझ लीजिए कि कुछ किस्मत का खेल समझ लीजिए, कुछ हालात ऐसे बने कि जिन हालात में मुझे वो नौकरी उस वक़्त प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके, आज़ाद साहब थे मेरे चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी का रिलेशन एक बहुत ही नाजुक और बहुत नज़दीक का रिश्ता होता है। तो हमने उनकी बात को रखा। मैं उन हालात में नहीं जाऊंगा कि क्यों हुआ और उसका मुझे नुकसान क्या हुआ, जहाँ उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि एक वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे आ जाएंगी और फिर वो जो हो गया सो हो गया। तो फिर मैंने वो नौकरी जो है उस वक्त प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके तो मैंने कैबिनेट ज्वाइन कर दी। मैं बड़ा मशकूर हूँ उस वक्त जब ये मुझे उन्होंने मिनिस्टर बनाया, तो मुझे बहुत ही बड़े बड़े महकमे दिए। रेवेन्यू सबसे पहले था, क्योंकि रेवेन्यू उन्हीं के पास था, और रेवेन्यू जब मैं फाइनेंशियल कमिश्नर होम था तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर के पास जिनका कि रेवेन्यू महकमा था, उनके पास एक डेलीगेशन की रहती है कि अगर वो चाहें कुछ केसेस जो हैं अपने, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और अफसर को, किसी और मिनिस्टर को, कि वो उनकी जगह पर सुने, अपने एमओएस को दे सकते थे। बट उन्होंने मेरे पर उस वक्त भी एतबार किया, मेरे पर उन्हें अपना एक फेथ रखा। तो बहुत सारे केसेस जो थे, जो कि एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर उनके पास आए हुए थे, वो केस उन्हें मेरे पास ट्रांसफ़र कर दिए कि साहब इनको रेवेन्यू की एक बहुत अच्छी जानकारी है और ये एक अच्छा फ़ैसला सुनाएंगे। तो हमने बहुत सारे केस उस वक्त भी रेवेन्यू के तौर पर भी उनके उस वक्त हल किए और लोगों के सुने, और काफ़ी एक मुझे सेटिस्फेक्शन मिली कि हमने कुछ अच्छी जजमेंट उसके ऊपर जो है वो दी। उसके बाद में मेरे पास उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो भी उसके अंदर मुझे उसका दे दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो गवर्नमेंट हमारी बहुत देर तक नहीं चल सकी और चीफ मिनिस्टर साहब को रिज़ाइन देना पड़ा, और फिर उन्हीं के साथ हम लोग जो है वो रिज़ाइन दे के बाहर हो गए। उसके बाद 2009 में मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि मैंने कांग्रेस की तरफ से ही चीफ मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया था, तो मुझे एमएलसी के तौर पे एमएलसी लिया गया, जिसकी टेन्योर मेरी जो है वो 2015 में जाके वो ख़त्म हुई। 6 साल का मुझे उसका वो टेन्योर मिला। और उसके बाद मैंने 15 की इलेक्शन भी लड़ी आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर, नॉट के कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मुझे उस वक्त टिकट नहीं दी गई, इसके बावजूद कि हमारा एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था और सब लोग कह रहे थे कि लास्ट डे तक कि आप ही कैंडिडेट हो। तो हम काम करते रहे, चलते रहे, नहीं हुआ, जो भी कारण हुआ मुझे कोई उस पर गिला नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस हुआ, तो एक लिहाज से मुझे बहुत बहुत वेरिड किस्म के एक्सपीरियंस हुए कि मैं एक आईएएस अफसर रहा, हर एक और नीचे से ऊपर तक, और हर रियासत के, उस वक़्त की रियासत के 3 खित्ते हैं, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। मैं शायद उन चंद खुश नसीबों से हूँ जिनको तीनों खित्तों में काम करने का मौका मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट में तो अलग बात है, लेकिन तीनों खित्तों में काम करने का मौका मिला और नीचे लेवल पर लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। पॉलिटिकल लीडर में आया, पॉलिटिकल फील्ड में आया तो एक अलग से माहौल मिला। बहुत सारे लोग वहाँ हमारे हाउस के अंदर, काउंसिल के अंदर बैठते थे, जिनसे सीखने का मौका मिला, उनसे समझने का मौका मिला। ब्यूरोक्रेसी में मौका मिला कि उसको कैसे हेड करना है और हेड करते हुए कैसे सब लोगों को साथ लेके चलना है।
और सब लोग मेरे साथ उस वक्त चले। और इससे पहले कि आप दूसरा सवाल पूछें, मैं खुद ही बता देता हूँ कि मेरी ब्यूरोक्रेसी में भी उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो थे इस बात के साथ खुश नहीं थे कि आपने ये ठीक नहीं किया। आप हमारा अच्छा लीड कर रहे थे टीम को, हमारे साथ आपने पहले भी यहाँ पर हमने काम किए हैं, और अच्छा रहता कि अगर आप पूरा टेन्योर कंप्लीट करते। और टेन्योर कंप्लीट करने के बाद आगे की एम्प्लॉयमेंट किस्मत में होती है, लेकिन वो भी हमने एक जो था कुछ लोगों के दिलों में था कि कोई जगह एक है खाली हो रही है जहाँ पर ये चले जाएंगे और वहाँ पर ये 5 साल निकाल देंगे। खैर वो चूँकि मैंने छोड़ ही दिया तो फिर उस तरफ जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। और एज ए चीफ सेक्रेटरी, जैसे आप जानते हैं, कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी जो रियासत के हैं वो ही कैबिनेट सेक्रेटरी भी होते हैं। दिल्ली के अंदर तो कैबिनेट सेक्रेटरी की अलग से एक पोस्ट है, पोजीशन है, लेकिन रियासतों के अंदर जो है वो चीफ सेक्रेटरी ही कैबिनेट का सेक्रेटरी होता है। तो मतलब जो भी एजेंडा पेपर्स बनते हैं, जहाँ जो भी एजेंडा पेपर प्रेजेंट होता है कैबिनेट के अंदर, जहाँ जो भी उसके मिनट्स लिखे जाते हैं, जहाँ जो भी कैबिनेट के फैसले लिखे जाते हैं, जहाँ जो कैबिनेट के फैसलों को आगे महकमों तक पहुँचाया जाता है, उनके ऊपर भी कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के ही जो है उस पर दस्तखत होते हैं। और एक कैबिनेट में बैठने का ही एक अपने आप में एक तजर्बा होता है कि जिसके अंदर आपके इतने मिनिस्टर्स बैठे हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन के दोनों तरह के मिनिस्टर्स बैठे हैं, और आप जब एजेंडा लेके गए हैं और आपके किसी महकमे का एजेंडा है, उनके मिनिस्टर वहाँ पर बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं, आपने इसको प्रेजेंट किया और सभी लोगों ने उसके ऊपर इत्तेफाक करके उसके ऊपर फैसला लिया, तो आपके एक मन को एक तसल्ली होती है कि मैं आज 20 केस लेके आया था कैबिनेट के साथ सामने जो मेरे महकमों ने मुझे दिए थे, तो आज मेरे 20 के 20 जो है वो अप्रूव हो गए हैं। तो एक अपने आप में एक किस्म की एक तसल्ली सी मिलती है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं तो आम लोग से सुनाते हैं, पता नहीं कैबिनेट में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कोई उधर से भाग जाता है, कोई उधर से भाग जाता है, ये क्या हो जाता है, कोई ऐसा नहीं हुआ। और एक बड़ी बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर एक कामकाज होता रहा और मौका मिला उनसे समझने का, उनसे सीखने का। बड़े बड़े सीजन्ड हमारे पॉलिटिशियन जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे एक किस्म का आपको एक मौका मिलता है उनसे सीखने का, तो वो भी एक सीखा। बहुत अच्छे रिलेशन उसके ऊपर रहे। आप अगली बात करें। बाद में आप खुद भी पॉलिटिशियन बन गए और मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू जब आप रहे, तो एक सवाल जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो से जुड़ा हुआ ये है कि अभी जो नए लैंड लॉज हैं, जो लैंड लॉज में अमेंडमेंट किया गया है, आप एज अ मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो आप इन नए लॉज को कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के सिनेरियो में? देखिए, जो अब इस वक्त एक बात तो वो चल रही है कि साहब जो कुछ कानून बना जी, जिसके तहत कुछ लोगों को ओनरशिप दे दी गई और गलत हुआ सही हुआ, उसको तो हाई कोर्ट खुद मॉनिटर कर रही है, तो उसके ऊपर तो कोई कमेंट करना इस वक्त जो है वो मुनासिब नहीं होगा। नंबर 2 कि जब रियासत का रुतबा घटा के इसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो कुदरती बात है कि उसके साथ जो बाकी कानून थे हमारे, जैसे 370 था, 35A था, वो भी ख़त्म हो गए। जब वो ख़त्म हो गए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो लैप्स हो गई कि आपका एक अपना आपका एक स्टेटस था वो ख़त्म हुआ। 35A के तहत आपके पास कुछ अपनी प्रिविलेजेस थी, 370 के तहत आपकी कुछ रियासत की अपनी प्रिविलेजेस थी। आपकी जो आपकी असेंबली है, कानून साज जिसको हम कहते हैं, उसकी अपने इख्तियारात थे, उसकी अपनी कुछ पावर्स थी जिसके ऊपर वो कानून बना सकते थे जो बाकी रियासतों के अंदर नहीं थी। उस पावर्स के मद्देनज़र रखते हुए कुछ कानून यहाँ पर बनाए गए, जो जब ये हुआ यूटी आई, तो फिर यूटी के साथ साथ वो कानून भी जो है वो जो है वो गए। अब आगे कितना उसका फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, उसके ऊपर भी इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैंने लोगों से बातचीत हुई, जो लोग हमारे पास आए, क्योंकि मैं जैसे आपने कहा मैं आरएसपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, और आरएसपुरा में बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं जो वहाँ पर
रहते हैं, और बहुत सारे उनके हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लास फेलो, हमारे स्कूलों में भी पढ़ा करते थे, हमारे साथ भी पढ़ा करते थे। और उसके बाद कुछ लोगों ने उस वक्त के कुछ लोगों ने अपने स्टेट सब्जेक्ट भी बनवाए हुए थे, जो उन्होंने आके फिर वो हमारे साथ कुछ नौकरी में भी आए। तो बहुत सारे गांव हैं ऐसे जहाँ पर उनके पास बेचारे के पास ज़मीनें थी, लेकिन वो मलकियत नहीं थी, स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। जहाँ मैं जम्मू में रहता हूँ, गांधीनगर में रहता हूँ, और आप भी यहीं रहते हैं, मेरे साथ में एक वाल्मीकि कॉलोनी है, जो लोग यहाँ पर बहुत सालों से यहाँ कर आके बसे हुए हैं। उनको जब लाया था तो कई तरह की बातें उस वक्त की गई थी, उनको भी इसका फ़ायदा मिला, उनको भी सिटीजनशिप यहाँ की मिली। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनका इस चीज़ का फ़ायदा मिला, और आस्ता आस्ता इसके असरात पब्लिक में आना शुरू हो रहे हैं। अब थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या इसका। तो सर, जो पॉलिटिकल वैक्यूम में क्रिएट हुआ है पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, और इसके अलावा जब आप ब्यूरोक्रेसी में खुद थे उस समय भी 1989 से लेकर 96 तक एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ था। तो उस समय का पॉलिटिकल वैक्यूम और अभी का जो पॉलिटिकल वैक्यूम आप देख रहे हैं, आप इन दोनों को किस तरीके से देखते हैं और क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? हमीद जी, मैं उस वक़्त की बात करूँगा। एक्चुअली 1988 में मुझे रियासत से बाहर भूटान में जाने का हुआ, मेरी डेपुटेशन हो गई जी। तो मैं वहाँ के बादशाह का मुशीर के तौर पे एडवाइज़र टू हिज मैजेस्टी द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के, मैं एडवाइज़र के तौर पे वहाँ चला गया। तो फिर मैं वापस आया जब, तो फिर थोड़ी देर मैं यहाँ रहा, एक साल आने के बाद इंडस्ट्रीज कमिश्नर रहा थोड़ी देर यहाँ का। जब ये माइग्रेशन हो रही थी तो ये माइग्रेंट कमिश्नर, उनका रिलीफ कमिश्नर के तौर पर काम किया। उसके बाद मैं डिविजनल कमिश्नर हो गया, और मैं पूरी 92 से लेके जब तक ये इलेक्शंस नहीं हुई 96 तक, तब तक मैं वहाँ, ये मेरे तकरीबन 5 साल मेरा यहाँ का एक टेन्योर रहा। मैं जाती तौर पे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ उस वक्त की पीरियड का। आज भी मैं जब बाहर निकल के देखता हूँ, चलता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं जब विक्रम चौक पहुँचता हूँ, तो जो विक्रम चौक को जो उस वक्त हमने जो खुला किया, उसके बाद जो पुल बना और जो फिर जो फ्लाईओवर बना, ये सारी की सारी उस वक्त के गवर्नर रूल के पीरियड के अंदर डेवलपमेंट मुझे मौका मिला इसको प्लान करने का और एग्जीक्यूट करने का। खुशी मुझे इसलिए ज़्यादा है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, और अपने रहते रहते डिविजनल कमिश्नर के तौर के ऊपर उस वक्त के गवर्नर साहिबान, जो 2 गवर्नर के साथ मुझे इत्फाक मिला हुआ काम करने का, उन्होंने सपोर्ट किया, और वो प्रोजेक्ट हमारे सारे के सारे जो है मुकम्मल हो गए। गुजरनगर वाला ब्रिज बना, ये पुराना ब्रिज जो था उसके ऊपर, जिसके ऊपर जो फ्लाईओवर के साथ उसको जोड़ा गया, उसको बना। ये जो हमारा रेल हेड कॉम्प्लेक्स, ये पूरे का पूरा रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर बहु प्लाजा भी शामिल है, जिसमें तमाम तरह के दफ्तर इस वक्त लगे हुए हैं, पूरा एरिया डेवलप्ड है, वो सारा उस वक्त हमको डेवलप करने का मौका मिला। बहुत सारी सड़कें, बहुत सारा पानी, सीतली प्रोजेक्ट बना, अंडरग्राउंड ट्यूबवेल्स लगे, तो आज हमको जम्मू शहर के अंदर पीने के पानी की उतनी किल्लत नहीं थी जितनी किल्लत हम लोगों को उस वक्त हुआ करती थी। हम, एक अलग बात है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उस वक्त भी बनाया था कि शहर को अगले 20-30 सालों में क्या दिक्कत आ सकती है, तो हमने अखनूर से पानी उठाने का मौका, एक स्कीम बनवाई थी, जिसका उस वक्त 300 करोड़ रुपये के करीब उसकी कीमत आती थी। वो नहीं एग्जीक्यूट हो सका कुछ वजह से। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये जो आपके शहर ओल्ड सिटी के अंदर गलियाँ जितनी पक्की हुई, जितनी बिजली जहाँ जगह जगह पर लगी, जो लैंप्स लगे, स्ट्रीट लाइट्स जो लगी, इस बहुत सारी चीज़ें उस वक्त उस पीरियड में ये हुई। इसी तरीके से बाहर अगर निकल जाए, जम्मू शहर से बाहर भी, तो बहुत सारे ऐसे काम हुए। अरनिया का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर एक पुल बनना था, जिस पुल के लिए मरण बढ़ते हुए और डेथ भी हो गई। वो पुल का बनाने का इत्फाक भी मुझे हुआ, तो मेरे पीरियड में उस पुल को मैंने हाथ में लिया और मुकम्मल किया,
और लोगों को वो बना के दिया। ना कि मेरे साथ रिया की एक और भी बहुत अच्छी याद थी, क्योंकि हम लोग स्कूल पढ़ने जाया करते तो मैं भी उसी एक नाले के अंदर से गुजरा करता था और निक्कर पहनी होती थी, तो हमने कहा इस पुल को भी बनवाएंगे। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे पुंछ का हो, चाहे डोडा के अंदर कुछ काम थे, रजौरी पुंछ के अंदर कुछ काम थे, पब्लिक जो वेलफेयर के वर्क्स थे। तो उस वक़्त फंड्स की भी कोई कमी नहीं थी, जैसे आज कोई कमी नहीं है, और आज भी काम हो रहा है। मैं नहीं कहता कि अभी काम नहीं हो रहा, लेकिन आपने जिक्र किया तो उस पीरियड को चूँकि मैं देखा, बड़े क्लोज से देखा, चूँकि मैं गवर्नमेंट से बाहर हूँ तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो अखबारों में रिपोर्ट्स आजकल भी आ रही हैं, अच्छे काम जो है जो रह गए हैं। एक जो प्लानिंग है ना और जो डेवलपमेंट है, जैसे गवर्नमेंट को कहते हैं ना, ये कंटिन्यूस है, गवर्नमेंट खत्म नहीं होती, गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में रहती है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं ये कंटिन्यूटी में रहते हैं। आज आप उसको प्लान करते हैं, फिर उसकी आप बनवाते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनवाते हैं, DPR जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन 3 स्टेजेस में होती है। कई बार उसकी पहली 2 स्टेजेस में ही 3 साल निकल जाते हैं, तो फिर लास्ट में जाके 3 साल मिलते हैं आपको उसको एग्जीक्यूट करने के। तो आई एम श्योर, अब मुझे बड़ा वो है कि बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त भी जो है काम हो रहे हैं, और देखने में रिपोर्ट्स आती हैं, और नई चीज़ें भी हुई हैं। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो पावर टू द पीपल, जो पंचायती राज सिस्टम जिसको हम लोग किसी ज़माने में पढ़ा करते थे, और एक थी तमन्ना कि ये कभी ये सिस्टम यहाँ पर भी आ जाए, तो वो भी अब आ रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात है, लोगों के हाथों में पावर जा रही है। सर, एज ए ब्यूरोक्रेट क्या चैलेंजेस रहते हैं जब आप किसी गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और जब आप गवर्नर रूल में काम करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है? एज ब्यूरोक्रेट क्या क्या अलग अलग चैलेंजेस होते हैं दोनों समय में? देखिए, जब तो पॉलिटिकल सिस्टम है तो उसमें आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि जिम्मेदारी लेते हैं और पब्लिक को फेस करते हैं। गवर्नर रूल के अंदर वो जो एक ऑब्जर्व करने वाला है लेवल, वो नहीं रहता। तो सारी जो अटैक है, जो सारी जिम्मेदारी है वो उसके ऊपर आ जाती है। गलत करते हैं, सही करते हैं, उसकी जो जवाबदेही है वो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी पे हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट में जब वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो जवाबदेही उन नुमाइंदों की हो जाती है, और फिर वो नुमाइंदों पर डिपेंड करता है कि वो अपने सिविल सर्वेंट से किस तरीके का काम लेते हैं। जी सर, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे हर साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे ही जो हैं 1000 की तादाद में या उसके आसपास ही बच्चे जो हैं वो हर साल सिविल सर्वेंट बन पाते हैं और इस सर्विस में आ पाते हैं। तो उन सभी को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इसकी तैयारी करें, और बस यही मैसेज क्या है उनके लिए? बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी होती है, आप यकीन मानेंगे। वो इसलिए खुशी होती है कि हमसे पहले पूरी इस रियासत में सिर्फ 2 लोग थे हमारे जो हमसे पहले जो IAS अफसर बन के आए, डायरेक्टर रिक्रूट, एक कश्मीर में एक जम्मू में, और कोई नहीं था। उसके बाद फिर गैप हो गया, उसके बाद हम लोग आए। तो एक किस्म का सोचिए तो आप लोग, और रूरल बैकग्राउंड का मैं पहला ही आदमी जो मतलब एक गांव में ही पढ़ा और गांव की बैकग्राउंड से ही निकल के हम लोग आए। और आज मैं जब देखता हूँ तो बच्चे आ रहे हैं आगे, और बहुत सारे लोगों ने मेरी नकल की, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना मैनेटर माना, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना वो माना कि साहब ये इनकी आइडलाइज किया, आइडल जिसको आप कह सकते हो, वो देखा और आए। मुझे बड़ी खुशी है, अच्छा है वो आए। और अभी भी सर्विस के अंदर एक है ग्लैमर है, चैलेंजेस भी बहुत हैं। और जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि आप जो आज से जो 80 में और 70 में और 90 में जो डिस्ट्रिक्ट का रोल है और जो अब होने वाला है, उसमें काफ़ी एक फ़र्क है। बहुत सारी नई चीज़ें हैं, पब्लिक की डिमांड्स बढ़ गई हैं, पब्लिक की एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, आप सोशल मीडिया इस वक्त आपके पास है। तो जैसे पहले था कि बहुत सारे कलेक्टर्स, आपने शायद डिप्टी कमिश्नर्स बहुत पुराने घर में ही बैठे रहते थे और बड़ी आराम से 12 बजे तो दफ्तर गए, 2 घंटे फाइल देखी, दस्तखत करे और चलते बने, तैयार होती थी। अब वो आस्ता आस्ता वो ज़माना
नहीं रहा। Okay. तो ये चैलेंजेस नए नए आते हैं, बट आई एम श्योर उसी तरीके की ट्रेनिंग होती है और उसी तरीके के इनको ट्रेन किया जाता है सिविल सर्विसेज को, और वो चैलेंजेस को लेंगे। मेरी गुड विशेस उनके साथ हैं और कि वो करें और मौका मिले तो सेवा करें, रियासत की सेवा करें, मुल्क की सेवा करें, विदेश में जाएं, विदेश सेवा में जाएं, वहाँ उनकी सेवा करें। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका हमारे साथ आए और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, आपने सभी सवालों को फेस किया और उनके जवाब भी दिए। मुझे आशा है कि बहुत सारा यूथ जो है वो इनके इन विचारों को जानकर, इनकी इन बातों को सुनकर इंस्पायर ज़रूर होगा, और जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें आज जानने को मिला होगा कि एज ए ब्यूरोक्रेट आपके क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। और खबरों के लिए बने रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। धन्यवाद।